स्टूडेंट्स, आज हम क्षितिज गद्य खंड के जो 3 पाठ आपके सिलेबस में आने हैं उन तीनों पाठों की दोहराई करेंगे। मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से तीनों पाठों का जो सार है वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो हमारा पहला लेसन है 2 बैलों की कथा। लेखक के अनुसार गधा एक सीधा और निरापद जानवर है। वह सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में कभी नहीं बदलता। उसमें ऋषि मुनियों के गुण होते हैं, फिर भी आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। बैल गधे के छोटे भाई हैं जो कई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट करते हैं। यहाँ पर जो लेखक है उन्होंने गधे की स्वभावगत विशेषताओं को उसकी कमी नहीं बताया बल्कि उसकी विशेषताएं बताया है। किसी के सीधेपन को उसकी कमी नहीं समझना चाहिए, लेखक ये कहना चाहता है। लेकिन आमतौर पर ऐसा ही होता है कि जो भी जितना सीधा होता है उसे मूर्ख समझ लिया जाता है। आमतौर पर हम जो है किसी मूर्ख को इंगित करने के लिए गधे शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारी कहानी शुरू होती है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी ये कहानी नीति विषयक मूल्यों पर आधारित है। इसमें सबसे पहले लेखक बताता है कि जूरी काछी नाम का एक किसान है। उसके पास हीरा और मोती नाम के 2 सुंदर बैल थे। वह अपने बैलों से प्रेम करता था। हीरा और मोती के बीच भी घनिष्ठ संबंध था। एक बार जूरी ने दोनों को अपने ससुराल के खेतों में काम करने के लिए अपने साले गया के साथ भेज दिया। वहाँ उनसे खूब काम करवाया जाता था, लेकिन खाने को रूखा सूखा ही दिया जाता था। अतः दोनों क्या है कि रस्सी तोड़ाकर भाग आते हैं। जूरी तो उन्हें देखकर खुश होता है और उन्हें खाने पीने के लिए अच्छा खाना देना चाहता है, लेकिन जूरी की जो पत्नी थी उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आई। उसने उन्हें खरी खोटी सुनाई और मजदूर को कहा कि इनको सिर्फ खाली सूखा भूसा दिया जाए। दूसरे दिन जूरी का साला उन्हें फिर लेने पहुंच जाता है और वहां पर वापस ले जाता है और वहां जाने के बाद उनकी वैसी ही कंडीशन कर देता है। बहुत ज़्यादा मेहनत करवाता है और खाने में रूखा सूखा भूसा ही दिया जाता है। कई बार काम करते करते मोती ने गाड़ी खाई में भी गिरानी चाही। हल लेकर भागना चाहा, लेकिन हीरा उसे हर बार समझा देता था। मोती थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का था, लेकिन हीरा जो है धीरज से काम लेता था। हीरा की नाक पर जब डंडे बरसाए गए तो मोती ने गुस्से में आकर हल लेकर भाग गया था और रस्सी बड़ी थी इसलिए वो पकड़ा भी गया। कभी कभी उन्हें खूब मारा पीटा जाता था। इस तरह दोनों की हालत जो थी बहुत खराब थी। गया के घर में वहाँ एक छोटी बच्ची थी जो गया के भाई भैरों की बेटी थी। उसकी माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उसे मारती पीटती थी, उससे काम बहुत ज़्यादा करवाती थी। इसलिए उस लड़की को जो है बैलों से एक प्रकार से आत्मीयता हो गई थी। वह रोज़ दोनों को चोरी छिपे 2 रोटियां डाल जाती। इस तरह दोनों की दशा बहुत खराब थी। एक दिन उस बालिका ने उनकी रस्सियाँ खोल दी। दोनों भाग खड़े हुए। जूरी का साला और दूसरे लोग उन्हें पकड़ने दौड़े पर पकड़ न सके। भागते भागते दोनों नई जगह पहुंच गए। जूरी के घर जाने का रास्ता वे भूल गए थे, फिर भी खुश थे। एक खेत में दोनों ने मटर खाई और आज़ादी का अनुभव करने लगे। फिर एक सांड जो है उन्हें आता हुआ दिखाई दिया। दोनों ने मिलकर सांड का मुकाबला किया और सांड को मार भगाया। लेकिन इस बार फिर मोती जो है थोड़ी सी मटर चरने का लालच आ जाता है, खेत में घुसता है और पकड़ा जाता है। हीरा के पास मौका था भागने का, लेकिन मोती को पकड़ा देखकर वह भी वहाँ रुक जाता है और दोनों को पकड़ लिया जाता है। दोनों को कांजी होश में कैद कर दिया जाता है। कांजी होश एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आवारा पशुओं को बंद करके रखा जाता था और बाद में उनकी नीलामी की जाती थी। तो वहाँ पर दोनों टाइम जो है जानवरों की हाजिरी भी ली जाती थी, यह जानने के लिए कि कितने पशु नए आए हैं, कितने जो है भाग गए हैं या कोई भाग तो नहीं गया है, उनके खाने पीने पर कितना खर्च हो रहा है। इस तरह का हिसाब रखने के लिए एक रजिस्टर में उनकी अटेंडेंस भी ली जाती थी। कांजी उसमें दोनों की हालत बहुत ख़राब थी और दोनों की क्या उसमें 10-12 जानवर और भी थे, उनकी हालत भी और भी ख़राब थी। उनको खाना के नाम पर सूखा भूसा दिया जाता था और 2 वक्त पानी जो है दिखाया जाता था।
भोजन ना मिलने के कारण उनके दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी थी। फिर एक दिन दीवार गिराकर दोनों ने जानवरों को भगा दिया। मोती भाग सकता था, लेकिन हीरा उस समय बंधा हुआ था, तो हीरा न भाग सका, इसलिए दोनों ही वहाँ से नहीं भागे। कांजी होश के मालिक को पता लगने पर उसने मोती की खूब मरम्मत की और मोटी रस्सी से बांध दिया। एक सप्ताह बाद जो है जानवरों को कसाई के हाथों बेच दिया गया। दड़ियल आदमी था ये। दड़ियल आदमी मारता पीटता इनको ले जाया जा रहा था और इन्हें लग रहा था कि अब जो है हमारा अंत नज़दीक है। अचानक से उन्हें लगा कि वे परिचित राह पर आ गए हैं, उनका घर नज़दीक आ गया है। दोनों खुशी से उछलने लगे, दौड़ते हुए जूरी के द्वार पर आकर खड़े हो गए। जूरी ने देखा तो खुशी से फूल उठा। अचानक दड़ियल ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। जूरी ने कहा कि वे बैल मेरे हैं और दड़ियल ने कहा कि मेरे हैं। जूरी ने कहा जब मैंने बेचे नहीं तो तुम्हारे कैसे हो गए। तभी जो है मोती ने सींग चलाया, दड़ियल को दूर तक खदेड़ दिया। थोड़ी देर बाद दोनों खुशी खुशी से जो है खली भूसा जो है चूरी आदि खाने लगे। घर की मालकिन ने भी आकर दोनों को चूम लिया। इस तरह से ये कहानी जो है आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संघर्ष करती है कि आज़ादी जो है सहज ही नहीं मिलती, आज़ादी के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। इसके बाद हमारा दूसरा लेसन है ल्हासा की ओर। ये पाठ राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया है, जिन्होंने तिब्बत की कई बार यात्राएं की थी। इन्होंने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है जो 1929-30 में नेपाल के रास्ते से इन्होंने की थी। चूँकि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये यात्रा भीखमंगे के वेश में की थी। ठीक है, तो लेखक की यात्रा बहुत वर्ष पहले, जब फरीकलिंगपोक का रास्ता नहीं बना था, पहले अब जो है फरीकलिंगपोक के रास्ते से तिब्बत की यात्रा होती है, तो उस समय जब लेखक ने यात्रा की थी ये रास्ता नहीं था। तो नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। इस रास्ते पर नेपाल के लोग के साथ साथ भारत के लोग भी जाते थे। ये रास्ता व्यापारिक रास्ता भी था और सैनिक रास्ता भी था, लेकिन इसे लेखक ने मुख्य रास्ता बताया। तिब्बत में जाति पाति छुआछात का सवाल ही नहीं उठता और वहाँ औरतें पर्दा नहीं डालती। चोरी की भय के कारण भीखमंगों को कोई घर में घुसने नहीं देता, नहीं तो अपरिचित होने पर भी आप घर के अंदर जा सकते हैं और ज़रूरत के अनुसार अपनी झोली से चाय दे सकते हैं। घर की बहू अथवा सास आपके लिए चाय बना देगी। परित्यक्त चीनी किले से जब वह चले तो एक आदमी को 2 चीटें राहदारी टिकट दी। शाम तक थोड़ला के पहले के आखिरी गांव में वे पहुंच गए। यहाँ सुमति जो लेखक का साथी था, मंगोल भिक्षु था, राहुल और लेखक का दोस्त था। पहचान तथा भिखारी होने के कारण रहने को अच्छी जगह नहीं मिली। 5 साल बाद जब इसी रास्ते से वापस लौटे तो उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिली थी और उन्हें गरीब के झोंपड़े पर रहना पड़ा, क्योंकि उस समय वे भद्र बेस में भी थे और शाम के समय पहुँचे थे और शाम के समय वहाँ के लोग छंग नाम का एक नशीला पदार्थ पी लेते हैं और उसके बाद वो शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं। तो इस कारण से उन्हें एक गरीब के झोंपड़े में रास्ते में जगह जो है रात काटनी पड़ी। अगले दिन राहुल जी एवं सुमति जी को एक विकट डांडा थोड़ला, तिब्बत का जो सबसे खतरनाक जगह है वो डांडा थोड़ला ही है, उसको पार करना था। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 16-17 हज़ार फीट है और दूर दूर तक गांव गिराम यहाँ पे नज़र नहीं आते। डाकुओं के छिपने के लिए ये सबसे ज़्यादा अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ जो रास्ते हैं वो टेढ़े मेढ़े हैं, बार बार मोड़ आते हैं और यहाँ पर जो है खून बहुत ज़्यादा होते हैं, कत्ल बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ऐसे स्थान पर जो कत्ल होते हैं उसके बाद गवाह मिलना मुश्किल हो जाता है और वहाँ पर कोई कानून व्यवस्था भी ऐसी पुलिस प्रशासन पर तिब्बत में जो है उस समय बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता था। चूँकि वे लोग भिखारी के वेश में थे इसलिए हत्या की उन्हें परवाह नहीं थी। कई बार ये होता था कि जीभ निकाल कर कुछ बोलना पड़ता था, अभी बाकी वो ऊंचाई पर थे, इस बात का उन्हें डर था। दूसरे दिन उन्होंने डांडे की चढ़ाई से घोड़े से की, जिसमें उन्हें दक्षिण पूर्व ओर बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखे। उत्तर की ओर पहाड़ों पे कुछ बर्फ दिखी थी। उतरते समय लेखक का घोड़ा धीरे चलने लगा था, जिससे लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया था। 1-1.5 मील चलने के बाद वो रास्ता भी भटक गया था। इस 2 कारण रहे कि वो अपने साथी से बिछड़ गया। जब वो वापस सुमति के पास पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। सुमति नाराज थे, लेकिन जैसे ही लेखक ने कारण बताया सुमति का गुस्सा शांत हो गया।
वे अब तिहरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा एक टापू था। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी और जिसका नाम तिहरी समाधि गिरी था। आसपास के गांव में सुमति के बहुत परिचित थे। वे उनसे जाकर मिलना चाहते थे, परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया और लहासा पहुंचकर पैसे देने का वादा किया। सुमति मान गए। सुमति का क्या काम था, वहाँ आसपास उनके जो यजमान थे उनके पास जाता और एक कपड़े के जो है गंडे बना कर ताबीज़ बना के दे देता और कहता कि ये बोध गया का कपड़ा है। वो कपड़ा समाप्त हो जाता तो कोई भी कपड़ा ले लेता और बोध गया का बताकर वहाँ के लोगों को जो है गंडे देता था। तो इससे हमें पता लगता है कि तिब्बत के जो लोग थे उस समय अंधविश्वासी थे। उन्होंने जो है सुमति मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया, इसलिए थोड़ा लेट हो गए तो कड़ी धूप का सामना करना पड़ा। तिब्बत की धूप जो है बहुत ही कड़ी होती है। सामने से सूरज पड़ता है, आपकी पीठ ठंडी होगी लेकिन आपका मुंह पर बहुत ज़्यादा गर्मी आपको महसूस होगी। वे अपनी पीठ पर सामान लाते और हाथ में डंडा लिए चल रहे थे। सुमति एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहाना कर शेखर बिहार की ओर चलने को कहा। शेखर बिहार एक स्थान का नाम है। तिब्बत की ज़मीन छोटी छोटी जागीरदारों में बंटी हुई थी, जागीर व्यवस्था में बंटी हुई थी। इन जागीरों का एक बड़ा हिस्सा मठों में के हाथ में है। अपनी अपनी जागीरों में हर जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर उन्हें बिगार में मिल जाते हैं। लेखक शंकर की खेती के जो मुखिया भिक्षु नम से थे उनसे मिले। वहाँ एक बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ था, बौद्ध मठ बना हुआ था, जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी थी, जिसे लेखक पढ़ने में लग गए। इसी दौरान सुमति के आसपास अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक ने पूछा, जिसे लेखक ने मान लिया। दोपहर तक सुमति वापस आ गए। चूंकि तिहरी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और नमसे से विदा लेकर चल दिए। तो इस तरह से ये हमारा जो लेसन है वो लेखक राहुल शंकरत्यायन की पहली तिब्बत यात्रा से संबंधित है। इसमें तिब्बत के भौगोलिक, सामाजिक और कानून व्यवस्था के बारे में भी बताया गया है। अगला लेसन हमारा है सांवले सपनों की याद। इस पाठ के लेखक जो है हुसैन जी ने पक्षी प्रेमी जो सालिम अली थे उनका स्मरण करते हुए उनका व्यक्तित्व परिचय दिया है। लेखक ने बताया है कि वो ठीक एक सैलानी की तरह अपने कंधों पर बोझ उठाए पलायन कर गए। उनकी मृत्यु के समय लिखा गया ये लेख है। तो इसमें तभी इसी लेसन का नाम, इस पाठ का नाम सांवले सपनों की याद लिखा है, क्योंकि दुख के समय को हम याद करते हैं तो वो सुखदायी कभी नहीं हो सकते। परंतु ये उनका आखिरी पलायन था, यानी वो मृत्यु को प्राप्त हुए। वो प्रकृति में ठीक उस पक्षी की तरह विलीन हो गए जो आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। सालिम का मानना था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, लेकिन सालिम चाहते थे कि पक्षियों को पक्षियों की नज़र से, यानी कि प्रकृति को प्रकृति की नज़र से ही देखा जाए। इस पाठ में वृंदावन का वर्णन भी लेखक ने किया है कि भले ही आज श्री कृष्ण वृंदावन में नहीं, लेकिन फिर भी वृंदावन के लोग जो है आज भी कृष्ण की बांसुरी को महसूस करते हैं। आज भी जो है वृंदावन कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ। बिल्कुल वैसे ही सालिम अली तो नहीं रहे, लेकिन आज भी सालिम अली के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व का जो प्रभाव है वो हम पर दिखाई देगा। उसी तरह सालिम अली को भी पक्षी प्रेमी के रूप में हरदम याद किया जाएगा, जैसे श्री कृष्ण को उनकी बांसुरी के लिए वृंदावन में और संपूर्ण विश्व में याद किया जाता है। पूर्व समय की बात याद करते हुए लेखक ने बताया कि वे उम्र की 100वें पड़ाव के करीब थे। यात्राओं की थकान ने उन्हें कमज़ोर कर दिया था और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी जो है उनकी मृत्यु का कारण बनी थी। परंतु एक बात स्पष्ट थी कि वे सब मिलकर उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हो पाई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। अपने जीवन के एकांत क्षणों में वो दूरबीन के साथ पक्षियों को निहारते ही देखे गए। वे उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में नहीं आते थे, बल्कि प्रकृति को अपने प्रभाव में ले लेते थे। उन्होंने अपना जीवन साथी अपने स्कूल सहपाठी तहमीना को चुना और तहमीना ने हर लम्हे में उनका सहयोग दिया था। सालिम अली जी अनेकों अनुभवों के मालिक थे। एक दिन वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे।
जो कि मिट्टी पर पड़ने वाली पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। इसका मतलब ये है कि चौधरी चरण सिंह जी जो थे किसान नेता थे। वे जानते थे कि प्रकृति और पर्यावरण का हमारे जीवन में क्या महत्व है, परंतु पर्यावरण के संभावित खतरों के बारे में जब सालिम अली ने उन्हें अवगत कराया तब उनकी भी आंखें नम हो गई थी। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ ए स्पैरो रखा, जिसमें उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए D.H. लॉरेंस के बारे में लिखा कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी से कहा गया कि वे अपने पति पर कुछ लिखें। तब उनकी पत्नी ने कहा था कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया जो है लॉरेंस के बारे में मुझसे ज़्यादा जानती है। मतलब लॉरेंस का जीवन जो था बिल्कुल खुली किताब की तरह थे। मुमकिन है लॉरेंस सालिम अली का अटूट हिस्सा हो। वे सदा जटिल प्राणियों के लिए एक पहेली रहेंगे। बचपन में उनकी एयरगन से एक गोरैया जो है घायल हो गई थी और उसी गोरैया ने उनको पक्षी प्रेमी बना दिया, उन्हें नए नए रास्तों की ओर ले जाते रही। वे एक भ्रमणशील व्यक्ति थे जो प्रकृति की दुनिया में टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। तो इस तरह से हमने तीनों पाठों की दोहराई कर ली है। ये गद्य खंड के 3 ही चैप्टर हैं जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षाओं में आना है। इसमें आपके 14 नंबर जो है अटैम्प्ट होंगे। 6 नंबर का एक सीन पैसेज पठित गद्यांश दिया जाएगा, जिसमें 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन उस गद्यांश के बेस पर आपको आंसर देने हैं और 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन तीनों लेसन में से और पूछे जाएंगे। इस तरह से हमारे गद्य खंड का टोटल पोर्शन जो है वो 14 अंक का रहेगा। तो इनकी अच्छे से आप तैयारी करें, पठित लेसन्स को डीपली रीड करें, तभी आप उनके सही उत्तर दे पाएंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी करें।